Hello everybody, welcome to Civil Staff Himachal and their weekly current affairs series. I hope कि previous videos भी आपके लिए बहुत helpful रहे हों to revise all the important facts of current affairs. As I have discussed earlier with you कि जो current affairs है बहुत ही important हिस्सा है आपकी prelims preparation का. It will also help you in the mains, but primarily prelims में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा. तकरीबन 20 से 22 सवाल जो हैं करंट अफेयर से पूछे जाते हैं. अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप वीकली एनालाइज नहीं कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स को, सो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर वेल इन द प्रीलिम्स. ऑलराइट, तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको जरूर हमारी जो ये वीकली करंट अफेयर्स सीरीज है इसे गो थ्रू होना है. चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं एक एक करके. सो टुडेज कंटेंट विच इज वी आर अबाउट टू डिस्कस विद यू सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ एरियाज विच वी आर कवर टुडे. पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लाइक कोई मिसाइल इंपॉर्टेंट लॉन्च हुई है, कोई सैटेलाइट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर लॉन्च की गई है, या किसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है. यहाँ से सवाल जो है प्राइमरली साइंस एंड टेक से पूछे जा सकते हैं. इन्वायरमेंट, अगर मैं इकोलॉजी पार्ट की बात करूं, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो है जो खबरों में रही हैं वहां से सवाल पूछे जाएंगे. ऑलराइट, कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, किसी पर्टिकुलर वल्नरेबल स्पीसीज की साइट जो है डायग्नोज हुई है, फाइंड आउट हुई है, या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट या एनिमल को कहीं देखा गया है, वहां से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में बन जाएंगे. साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक बहुत लार्ज एरिया है, क्योंकि बहुत से डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटी साल भर चलती रहती है, और इन सभी स्पोर्ट्स से जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे. नेशनल इवेंट्स, डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उनसे भी सवाल जो है आपके बन सकते हैं. कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटी सरकार ने साइन की है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई है, कोई स्कीम लॉन्च की है नेशनल लेवल पर, यहां से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं. अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रीटी साइन की है सरकार ने, कोई समिट हुआ है इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, यहां से इंटरनेशनल न्यूज़ से इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा पर्सपेक्टिव से बन जाएंगे. ऑलराइट, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होती हैं या कोई अवार्ड्स मिले हैं, यहां से भी आपकी परीक्षा में सवाल पूछे ही जाएंगे. तो ये एक एरिया है विच वी आर अबाउट टू कवर टुडे. सो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ, विच इज बेसिकली फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया दैट दे आर अबाउट टू रिटायर देयर मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट वेब ब्राउजर which is called Internet Explorer, IEB शॉर्ट में कह देते हैं. अब इसके कारण क्या है उस पर भी बात करेंगे कि करके, या कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो IE से संबंधित है उस पर बात करते हैं. सो IE वाज इंट्रोड्यूस इन 1995 में से इंट्रोड्यूस किया था. बहुत ही एक्टिवली इसका यूज हुआ, तकरीबन एक डिकेड तक बहुत से यूजर इसके रहे. बट इन 2008 जब गूगल ने गूगल क्रोम को लॉन्च किया है, उसके बाद से इसके यूजर्स में बहुत ज्यादा कमी आ गई. ऑलराइट, एंड ये बहुत बड़ा कारण बन गया कि फाइनली ये डिसीजन लेना पड़ा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर किया जाए. ऑलराइट, अगर मैं आज के डाटा के बात करूं तो तकरीबन पूरी दुनिया में 1% लोग ही इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल कर रहे हैं. उनमें भी ज्यादातर वो लोग हैं जो बैंक्स में काम करते हैं या ऑफिस पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. डे टू डे लाइफ में अब इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज नहीं किया जाता. दूसरी तरफ 69% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं. ऑलराइट, सो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से इसे रिटायर करने का डिसीजन लिया है. दूसरा रीजन जो है वो ये है कि ये जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, इट इज अबाउट टू रिप्लेस बाय द एडवांस वर्जन ऑफ डिफॉल्ट ब्राउजर विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एज. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज 2015 में लॉन्च किया गया था. हमारे कंप्यूटर विंडोज में ये इंस्टॉल रहता है. ठीक है, ये रिप्लेस करने जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो अब आपकी परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाएंगे? दो सवाल यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं. पहला कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब रिटायर किया जा रहा है, ये सवाल. दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इसे रिप्लेस करने जा रहा है. ऑलराइट, तो ये दोनों ही सवाल हमने डिस्कस किए. अब आपके लिए भी एक सवाल है, मुझे बताइए करंटली अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, सो दैट आई कुड गॉट एन आइडिया कि हाउ मच यू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट. चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे.
नेक्स्ट न्यूज भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। रिसेंटली एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स, जो कि आपकी यूएसए की एक इंपॉर्टेंट एरोस्पेस कंपनी है, उसने 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है अपने फ्लोरिडा स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज रही। विद द हेल्प ऑफ फॉल्कन 9, ये एक रॉकेट है जिसकी मदद से इसे भेजा गया है स्पेस में। ये पहला इनिशिएटिव नहीं है स्पेस एक्स का इस प्रकार का। इससे पहले 12 ऐसे लॉन्च जो है स्पेस स्टारलिंक सैटेलाइट्स के, वो स्पेस एक्स कर चुका है। ऑलराइट, दिस इज द 13th लॉन्च ऑफ स्पेस एक्स। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करेंगे स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बारे में। ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स क्या है? तो स्टारलिंक सैटेलाइट्स सैटेलाइट इंटरनेट कंस्टलेशन है, या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, इट्स अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट्स which are sent to space or especially in the lower earth orbit region, all right, for the better access of internet, so that जो इंटरनेट फैसिलिटीज है उनमें बढ़ोतरी हो और ज्यादा फायदा मिल सके। ऑल राइट, सो नाउ सवाल आपके एग्जाम में कैसे बनेगा इंपॉर्टेंट, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछेगा स्पेसएक्स क्या है, ये एक सवाल इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो एरोस्पेस कंपनी है, किस देश से इसका संबंध है? दूसरा सवाल, स्पेसएक्स से ही दो सवाल आपके बन रहे हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है कि ये जो आपकी स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट है ये क्या होती है, यहां से सवाल आ सकता है, या किस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया। तो तकरीबन 4 सवाल जो है आपके सिर्फ इस न्यूज से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट इज आल्सो फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाइपर रोवर। तो रिसेंटली वाइपर रोवर आल्सो रिमेन इन न्यूज। क्या है उसके बारे में समझेंगे, किस एरिया के लिए है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले रोवर के बारे में जानते हैं। रोवर क्या? देखिए, रोवर शब्द का इस्तेमाल ह्यूमंस के लिए भी होता है। पीपल दोज आर वंडरर्स, और घुमंतु जो लोग होते हैं उन्हें भी रोवर कह दिया जाता है। बट व्हेन इट इज यूज्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, बहुत से रिसर्च प्रोग्राम्स में डिफरेंट रोवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, सो रिसेंटली नासा ने अपना फर्स्ट मोबाइल रोबोट जो है मून पर भेजने का डिसीजन लिया है, जिसे भेजा जाएगा 2023 में। ये पहला इस तरीके का इनिशिएटिव होगा। स्पेशली ये रिसर्च करेगा इन द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून, विच इज आल्सो कॉल्ड द डार्केस्ट साइड ऑफ द मून। ऑलराइट, यहां पर किस प्रकार के मिनरल्स हैं, कोई वाटर बॉडीज है, आइस वाटर, ऑलराइट, इस तरीके के मिनरल्स या अदर एलिमेंट्स अगर मिलते हैं तो बहुत बड़ी खोज होगी। अगर मैं इस पूरे साउथ पोल की कंटेक्स्ट में चर्चा करूं तो 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला, ये अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर इन्वेंशंस नहीं हुई, रिसर्च हुई नहीं है, तो अभी अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, इसीलिए इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये डार्केस्ट साइड है। ठीक है, और तीसरा, हमारा जो चंद्रयान 2 गिरा था वो इसी डार्केस्ट साइड में गिरा था। ऑलराइट, सो ये माना जा रहा है कि ये बेसिकली नवंबर 2023 तक आपके साउथ पोल में पहुंचेगा। इट्स अ लूनर मिशन। अब ये लूनर मिशन क्या होता है, या लूनर रोवर इसे कहा गया है, ऐसे मिशन जो रिसर्च से जुड़े हैं मून की। ठीक है, ऐसे मिशन जो मून की रिसर्च के लिए भेजे जा रहे हैं, वहां एक्सप्लोरेशन के लिए भेजे जा रहे हैं, उन्हें लूनर मिशन या लूनर रोवर भी कह दिया जाता है। अगर रोवर भेज रहे हैं तो रोवर कहेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। अब सवाल आपकी परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहला तो एब्रीवेशन से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, तो वाइपर एब्रीवेशन जो है वो पूछी जा सकती है। किस हिस्से की चांद की मून की रिसर्च करने वाला है, वो सवाल पूछा जा सकता है। साउथ पोल है। ठीक है, फर्स्ट मोबाइल रोबोट है, मिशन है, तो इसका नाम पूछ सकते हैं, या ऐसा कौन सा मिशन भेजा है जिसे फर्स्ट रोबोट टू मून मिशन कहा जा रहा है। ऑलराइट, तो इस प्रकार के सवाल जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वाइपर रोवर के कंटेक्स्ट में। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रोवर। जब चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान 2 भारत में भेजा था, तो किस रोवर का इस्तेमाल किया था? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताइए। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है व्हाइट फंगस, विच इज फ्रॉम हेल्थ। व्हाइट फंगस खबरों में रहा। रिसेंटली बिहार और नियर बाय रीजन में बहुत से व्हाइट फंगस के केसेस जो हैं आफ्टर कोविड पेशेंट्स में देखने को मिले हैं।
अब ये जो न्यूज है ना, ये एज सच आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नोबडी आस्क इन एग्जाम कि भैया बिहार में कितने केसेस आए हैं या यूपी पे कितने केसेस आए। ऑलराइट, सवाल आपका जो इंपॉर्टेंट बन जाता है व्हाइट फंगस का, क्योंकि खबरों में रहा है इसलिए करंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो व्हाइट फंगस क्या है उसके बारे में जानते हैं। व्हाइट फंगस इज बेसिकली एन फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय यीस्ट, जिसका नाम है कैंडिडा या कैंडिडियास। ठीक है, कैंडिडा या कैंडिडियास भी इसे कह दिया जाता है। अब ये जो व्हाइट फंगस है ना, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अवर बॉडी, इन इनसाइड अवर स्किन, स्पेशली इन अवर माउथ, इन अवर थ्रोट, इन अवर गट। ठीक है, एंड इट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक एट ऑल, बिल्कुल भी समस्या नहीं खड़ी करता। व्हेन इट इज प्रॉब्लमेटिक, इफ इट ग्रोज अप, if it grows up inside your body, it will create problem for us. Second, if it is deep inside the important organs of the body like heart, like kidney, like brain, then it is problematic. ठीक है, अब बात करेंगे कि किन लोगों में ये ज्यादा केसेस जो है व्हाइट फंगस के देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ व्हाइट फंगस की ही बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से फंगल डिजीजेस अभी हमें देखने को मिले, लाइक ब्लैक फंगस, येलो, ठीक है, एंड व्हाइट। ये तीनों ही जो फंगल डिजीज हैं खबरों में रही हैं, और तीनों ही ज्यादातर दिखी हैं कोविड पेशेंट्स, पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं। ऐसे कोविड पेशेंट जो कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद इन फंगल डिजीज से वो इन्फेक्टेड हो गए और उनकी वजह से काफी लोगों की मृत्यु तक हो गई। ऑलराइट, अब ये देखा गया रिसर्च में कि प्राइमरली किन लोगों में इस प्रकार की लोग टारगेट हुए, ऐसे लोग जो पहले ही किसी ना किसी डिजीज से सफर है, प्राइमरली डायबिटिक है, हेपेटाइटिस बी है किन्हीं को, या डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेरॉइड जो इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, उनमें संभावना जो है, पॉसिबिलिटी है इन डिजीज की बढ़ी है। अब सवाल कैसे है, सीधा पूछा जाएगा व्हाइट फंगस है क्या, तो आप बता सकते हैं इट्स अ फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय जो यीस्ट है, उसका नाम आप बता सकते हैं कैंडिडा। तो यीस्ट का नाम पूछ सकते हैं, फंगल डिजीज का नाम पूछ सकते हैं, या फीचर्स भी पूछी जा सकती है कि क्या इसका एग्जिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर होता है या नहीं होता। ठीक है, अगर होता है तो क्या ये हार्मफुल होता है या नहीं। ऑलराइट, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज है आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, साइक्लोन स्टॉर्म यास। तो साइक्लोन जो स्टॉर्म यास है, ये भी खबरों में रहा, because it is likely to affect the coastal area, coastal line of West Bengal and Odisha region and the adjoining areas। ठीक है, जो स्पेशली अंडमान निकोबार है या आपके बांग्लादेश है, म्यांमार की जो कोस्टल लाइन है, उनके ऊपर भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा इसका। तो जो सवाल है ना आपका यास से, वो सीधा ही बन जाएगा कि यास जो स्टॉर्म है वो किन एरिया को इसने हिट किया है। ठीक है, किन एरिया को इफेक्ट किया है, तो वेस्ट बंगाल ओडिशा रीजन आप प्राइमरली कह सकते हैं। या दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है कि ये किस रीजन में है, तो वेस्ट बंगाल या सॉरी बे ऑफ बंगाल रीजन में यास जो साइक्लोन है ये आया है। ये दो सवाल आपके करंट से इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझना जरूरी है कि भाई बे ऑफ बंगाल रीजन में ही ज्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं। इससे पहले आई थिंक 10-12 दिन पहले टोक्याटो साइक्लोन भी इसी रीजन में आया था। ठीक है, तो क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से इस प्रकार के साइक्लोन्स यहां ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अरेबियन सी। नाउ यू कैन सी इन दिस इमेज द कोस्टल लाइन ऑफ दिस बे, क्योंकि बे है तो तीन तरफ से जो है ये घिरा हुआ है। ठीक है, कोस्टल लाइन से, एंड ड्यू टू दैट जो टेम्परेचर है यहाँ का दैट इज वार्मर देन अरेबियन सी। ठीक है, तो प्राइमरली दो रीजन है इसके कारण। पहला, हाई कन्वेक्शन रीजन है, ये बहुत ज्यादा बारिश यहां पे होती है, और दूसरा सी सरफेस जो टेम्परेचर है दैट इज हायर और वार्मर देन अरेबियन सी। तो इसकी वजह से जो है ऐसे एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं जो साइक्लोन्स आने के लिए जरूरी होती है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ मिक्सचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। ऑलराइट, तो इसी की वजह से यहां पर ज्यादा साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, सो सवाल तो बेसिकली जो है आपका सीधा ही बन जाएगा यहाँ साइक्लोन यास से कि भाई किस रीजन में आता है, आया है या आया था, या किस रीजन को इसने इफेक्ट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब माउंट न्यारगोंगो, एनवायरमेंट से संबंधित खबर है। रिसेंटली आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में दो बहुत फेमस
माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन्स है, उन पर आज हम बात करेंगे, जिसमें से एक है न्यारगोंगो। सो न्यारगोंगो माउंट वोल्केनिक माउंटेन इरप्ट्स एंड इट एक्चुअली इफेक्ट्स द सराउंडिंग रीजन जो भी है, जिसमें ईस्टर्न सिटी ऑफ गोम्पा का भी नाम आता है। ठीक है, बहुत हैविली इफेक्ट होने का खतरा था, इसीलिए इवैक्यूएट कराया यहाँ की सरकार ने यहाँ के लोगों को इस पर्टिकुलर रीजन से। अब बात करते हैं न्यारगोंगो के बारे में। अब ये जो न्यूज है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन माउंटेन के कंटेक्स्ट में ज्यादा है। ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शन इस माउंटेन का हुआ, यहां से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना डिवेस्ट रिजल्ट जो है इसके निकल कर आ सकते हैं। इट इज बेसिकली लोकेटेड इन द विरुंगा नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है इसमें जिसका नाम है विरुंगा नेशनल पार्क। As you can see in the map, it is located in the border region of Uganda and Democratic Republic of Congo. तो विरुंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, कि दुनिया के जो सबसे बड़े दो एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन्स है वो दोनों यहाँ पर। पहला है निगारगोंगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा है नया मुरागिरा। ठीक है, और पूरे अफ्रीका के कंटेक्स्ट में भी हम समझें तो 40% जो वोल्केनिक इरप्शन होता है पूरे अफ्रीका में, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ये दो माउंटेन। तो सवाल अब आपकी परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? पूछा जा सकता है कि कहां पर है माउंट निकारगोंगो, तो आप बता सकते हैं इट इज इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, किस नेशनल पार्क में है? ये नेशनल पार्क से संबंधित भी सवाल जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये दो सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे COP 28। सो रिसेंटली जो यूए के प्रिंस हैं उन्होंने ये प्रपोजल दिया, उन्होंने ये ऑफर दिया कि वो होस्ट करना चाहते हैं 28 कोप के समिट को। ठीक है, एंड इट इज लाइकली टू बी हेल्ड इन 2023। अबू धाबी में इसकी होने की अब संभावना है। लेकिन अब सवाल ये है आपका कि अभी तो कोप का 26 सेशन भी नहीं हुआ। ठीक है, विच इज अबाउट टू टेक प्लेस इन 2020, बट ड्यू टू कोविड-19 हो नहीं पाया था। ठीक है, पोस्टपोन करना पड़ा था, जो कि इस साल होगा। अब ये इस साल कहां पर होने वाला है? ये होने वाला है ग्लासगो में, यूके ग्लासगो। ठीक है, तो जो दो सवाल आपके इंपॉर्टेंट बन रहे हैं इस न्यूज से वो क्या है? पहला कि 28 कोप सेशन कहां होगा, दूसरा 26 कोप सेशन कहां होगा। तो 28 जैसा हमने बात की यूएई में, अबू धाबी में होने वाला है, और 26 की बात करूं तो ग्लासगो यूके में होने वाला है। ऑलराइट, नाउ इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। दो टर्म्स इसमें इस्तेमाल हुई हैं, पहला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दूसरा है यूएनएफसीसी। तो इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। 1992 में एक समिट हुआ था जिसे कहते हैं अर्थ समिट। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। अब इसके तहत जितने भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित इश्यूज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक एनवायरमेंटल ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था UNFCCC या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसके ट्रीटी के अंदर ये निश्चित किया गया कि जितने भी क्लाइमेट से संबंधित समस्याएं हैं उन पर हर साल हम एक सेशन करेंगे। ठीक है, और उस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। दूसरा टर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी और हाईएस्ट इफेक्टिव बॉडी ऑफ UNFCC। ठीक है, जो और इसी के जो सेशंस हैं हर साल होते हैं आपके। ठीक है, जिसके तहत क्लाइमेट चेंज से संबंधित इश्यूज को डिस्कस किया जाता है या एनवायरमेंट से संबंधित इश्यूज को पर चर्चा की जाती है। ठीक है, हर साल ये होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हुए, क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा, न्यूज में रहा, या पेरिस पीस ट्रीटी हुई थी 2015 में, वो भी कोप का ही सेशन था। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जो है कोप के वो क्या है? सबसे पहला तो यही है कि क्लाइमेट जो भी इश्यूज हैं उन पर चर्चा की जाए इस प्लेटफॉर्म पर और उन समस्याओं का जितनी जल्दी हो सकता है निपटारा किया जाए। दूसरा, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको किस प्रकार से स्टेबलाइज करना है, देखिए खत्म नहीं करना है, स्टेबलाइज कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि नेचुरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जा सके। ऑलराइट, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आपके एग्जाम में दो ही सवाल यहां से आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, अलग से
यूएनएफसीसी के बारे में पूछ सकते हैं या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन करंट की जो न्यूज़ हैं वो दो हैं कि सेशन इनके कहां कहां होने वाले, यही सवाल आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 28वां जो कोप का सेशन है अबू धाबी में होगा और 26वां जो इसी साल होने वाला है दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस एट ग्लासगो यूके। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे घड़ियाल हैचिंग सीन इन ओडिशा। सो रिसेंटली ये बहुत खबरों में रहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा के लिए खुशखबरी थी क्योंकि वल्नरेबल वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज में घड़ियाल आते हैं। तो ये देखा गया कि जो सतकोशिया गॉर्ज रीजन है आपके महानदी रिवर पर, वहां पर 28 एग्स को हैच कर रहा था घड़ियाल। ऑलराइट, सो बहुत अच्छी ये खबर है। यहां से सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है, किस पर्टिकुलर रीजन से। तो एज यू कैन सी इन द मैप, सतकोशिया जो गॉर्ज रीजन है ये इस पर्टिकुलर रीजन में, महानदी ओडिशा रीजन में है, ठीक है। ये महानदी रिवर आप देख सकते हैं मैप में। ऑलराइट, तो थोड़ा सा बात करते हैं घड़ियाल के कंटेक्स्ट। घड़ियाल इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द क्रोकोडाइल फैमिली एंड व्हाई इट इज कॉल्ड घड़ियाल, के इंडियन नाम है घड़ियाल। इट हैज अ लॉन्ग स्नूट एंड एट द टॉप ऑफ द स्नूट घड़े की एक शेप में इसकी स्नूट की शेप होती है। ऑलराइट, और इसी से घड़े की शेप होने की वजह से ही इसे घड़ियाल नाम दिया जाता है, ठीक है। फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। अगर इसके हैबिटेट रीजन की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में ये बेसिकली इसका हैबिटेट रीजन है। तो दो सवाल यहां से बन जाते हैं, ठीक है, हैबिटेट रीजन के कंटेक्स्ट में। कई बार सीधा सवाल रीजन के कंटेक्स्ट में होता है, कौन सा हैबिटेट रीजन है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दूसरा है किन स्टेट्स में, प्राइमरली किन स्टेट्स में। तो अगर स्टेट्स पूछेंगे तो भी हम बता सकते हैं, ठीक है, प्राइमरली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इवन उत्तराखंड में भी घड़ियाल जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपके बन जाएंगे प्रीलिम्स पॉइंट से। पहला सवाल जो है वो बनेगा कौन सी एरिया में ये पर्टिकुलर साइट हुए हैं, ठीक है, तो सतकोशिया गॉर्ज इन महानदी रिवर, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो बन जाएगा हैबिटेट प्लेस, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट या स्टेट्स पूछ ले तो यूपी, बिहार एंड राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इस रीजन में घड़ियाल पाए जाते हैं। सो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बानी ग्रासलैंड के बारे में। सो बानी ग्रासलैंड वर आल्सो रिमेन इन न्यूज। रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपनी एक जजमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य जो सरकार है गुजरात की, वो जल्दी से जल्दी यहां पर जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं उसे रिमूव करें, विद इन 6 मंथ्स रिमूव करें, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और किस कंटेक्स्ट में ये डिसीजन लिया गया उस पर भी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे बानी ग्रासलैंड की, बट थोड़ा सा ज्योग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं बानी ग्रासलैंड। एज यू कैन सी इन द मैप, इट इज लोकेटेड समवेयर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द गुजरात, ठीक है, या रन ऑफ कच्छ रीजन के साथ ये लगा हुआ है। ऑलराइट, सो बानी ग्रासलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कवर्स ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पेस्चर लैंड ऑफ द गुजरात एंड इट इज आल्सो द लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स ऑफ द एशिया, ठीक है। तो इसी से आपको अंदाजा इस पूरे रीजन की हो सकती है। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया, देखिए ये एक ऐसा रीजन है जहां पर बहुत से नोमैड्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है, जो अपने कैटल्स को यहां पे चराते हैं। नाउ ऑन अकाउंट ऑफ द आउटर इंटरफेरेंस इन दिस रीजन, बहुत से लोग हंटिंग के लिए, पोचिंग ऑफ एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स या अपने एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे विजिट करते हैं। इवन जो आउटर बानी रीजन से जो आउटर लोग हैं अपने कैटल्स को यहाँ ग्रेज करने के लिए छोड़ते हैं। एंड ड्यू टू दिस ऑल रीजन द लाइफ ऑफ दिस ऑल नोमैडिक्स इफेक्ट अ लॉट, ठीक है, और इनकी आजीविका का जो डिपेंडेंसी है वो बानी ग्रासलैंड्स पे ही, इसीलिए एनजीटी को ये डिसीजन देना पड़ा। ऑलराइट, सो थोड़ा सा इकोसिस्टम की यहाँ के बात करें, सो दो तरीके का इकोसिस्टम है, वेटलैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। वेटलैंड्स का मतलब होता है ऐसी एरिया जहां पर परमानेंट या टेम्परेरी वाटर बॉडीज हों, ठीक है। चलिए, तो अब सवाल आपके एग्जाम में कैसे, तो सीधा एनजीटी का जो डिसीजन है उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं कि किस स्टेट में एनजीटी ने ये डिसीजन लिया है कि ग्रासलैंड्स, बानी ग्रासलैंड्स से जितनी भी इंक्रोचमेंट्स है उनको रिमूव किया जाए। पहला तो ये सवाल बन जाएगा।
दूसरा ये है कहां पर, लोकेट कहां पर है, रीजन पूछ सकते हैं तो रन ऑफ कच्छ, स्टेट पूछ सकते हैं तो आप गुजरात बता सकते हैं बानी ग्रासलैंड, या इसके अलावा कुछ अदर एस्पेक्ट जो है बानी ग्रासलैंड के, जैसे लार्जेस्ट इन एशिया, 45% पेस्चर लैंड गुजरात की कवर करता है, ऐसे सवाल भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सो मेकेदातु डैम कंस्ट्रक्शन, तो रिसेंटली ये भी एनजीटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। एनजीटी ने अपनी एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने कहा, एक कमेटी का गठन किया एक्चुअली, जो कि अपनी रिपोर्ट पेश करेगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेकाडातु डैम। ठीक है, स्पेशली ये एग्जामिन करने के लिए कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है रिजर्वियर का मेकाडातु डैम पर, क्या किसी प्रकार के नॉर्म्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत से जो सराउंडिंग एनजीओज हैं इस पर्टिकुलर रीजन में काम कर रहे हैं, उन्होंने कंप्लेन फाइल की है रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अब जरा बात करते हैं मेकाडातु डैम की। एज वी कैन सीन इन द मैप, इट इज लोकेटेड, ठीक है, इन द बॉर्डर एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ठीक है, तो बेसिकली कर्नाटका रीजन में है ये रिजर्वियर, मेकाडातु रिजर्वियर। तो यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब ये इस रिजर्वियर के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सो कर्नाटका सरकार ने 2017 में डिसाइड किया गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस रिजर्वियर है, इसे बनाया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी पर्पस इसका ये है कि बेंगलोर सिटी की जो ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स हैं, ठीक है, उसको पूरा किया जा सके। साथ ही साथ ये जो डैम है तकरीबन 400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराएगा। ऑलराइट, तो कीपिंग इन माइंड ये जो प्रोजेक्ट है चल रहा है, लेकिन स्टिल देयर आर प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेक्स्ट न्यूज भी आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है। इंडेंजर्ड अफ्रीकन वायलेट प्लांट डिस्कवर्ड इन मिजोरम। सो रिसेंटली अफ्रीकन वायलेट प्लांट जो है डिस्कवर किया गया है मिजोरम में। ठीक है, बाय आइसर भोपाल। आइसर भोपाल के जो रिसर्चर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के, उन्होंने नई स्पीसीज को फाइंड आउट किया है मिजोरम रीजन में। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड अफ्रीकन वायलेट प्लांट? एक्चुअली इट इज प्राइमरीली फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका। ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा इट इज बेसिकली एपीफाइट। ये कैसा प्लांट है? एपीफाइट प्लांट है। एज यू कैन सी फ्लावरिंग प्लांट, फूल लगते हैं इसके। एपीफाइट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो जमीन पर नहीं उगते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो इन अदर ट्रीज और एनी अदर प्लांट। ठीक है, एज यू कैन सी इन द इमेज, या हमारे घरों के आसपास भी कई बार ऐसे पेड़ हमें दिखते हैं जिन पर कुछ प्लांट्स ग्रो हुए हों। ऐसे प्लांट्स को एपीफाइट प्लांट्स कह दिया जाता है। ऑलराइट, सो अब सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, जो 3-4 सवाल यहां से बनने की संभावना है। पहला, इसे अफ्रीकन वॉलेट क्यों कहा जाता है? इट इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। भारत के किस हिस्से में इसकी खोज की गई है? मिजोरम में। किस ऑर्गेनाइजेशन ने खोज की है? आइसर भोपाल। ठीक है, 3 सवाल तो आपके ये हो गए। एक और इंपॉर्टेंट सवाल बहुत है, वो है कि एक एमिनेंट बॉटनिस्ट है, उनका नाम दिया गया है इस प्लांट को। ठीक है, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, जिनका नाम है डॉक्टर विकी एन फंक। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से संबंधित। आपकी नेक्स्ट खबर है, इंडिया इज अबाउट टू होस्ट द अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है, जो कि होगा आपका 2022 में। तो भारत के लिए बहुत बड़ी ये बात है, क्योंकि फीफा की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंडिया में होती नहीं है। मैं बात करूं वर्ल्ड कप्स की और फीफा के कंटेक्स्ट में, तो ये पहली दफा नहीं है कि भारत इस प्रकार का कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2017 में, इन 2017 इंडिया ने अंडर 17 वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। अब जरा फीफा के कंटेक्स्ट में बात करें, सो फीफा इज बेसिकली, इसका जो एब्रिविएशन है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, सो it is the highest organization which organize all the football tournaments or soccer tournaments everywhere in the world। और फीफा को बेसिकली हम जानते हैं वर्ल्ड कप की वजह से। जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, जो हर 4 साल के बाद होता है, पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। तकरीबन 32 से 34 देश जो है इस पे पार्टिसिपेशन अपना देते हैं। ठीक है, तो अब आपसे सवाल जो बन जाएगा वो सीधा यहां से बनेगा कि कौन सा देश जो है 2022 में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। ये सीधा सवाल आपकी परीक्षा में
इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ लिया जाएगा। बट आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू मोर क्वेश्चंस। दो सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। पहला कि जो फीफा का मेल वर्ल्ड कप होता है वो 4 साल के बाद होता है, तो नेक्स्ट कब होने वाला है और कहां पर होने वाला है? ठीक है, प्रीवियस तो 2018 में हुआ था रशिया में, ठीक है, नेक्स्ट कहां होने वाला है ये मुझे बताएंगे। दूसरा सवाल है कि ये जो अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप होता है ये कितने अंतराल के बाद होता है? ये दो सवाल आप मुझे प्लीज आंसर करके बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सो दैट आई कुड नो कि हाउ मच आपको पता है इस न्यूज के बारे में। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहार शाही लीची। सो बिहार की जो शाही लीची है वो भी खबरों में रही। कारण सबसे बड़ा क्या था कि रिसेंटली शाही लीची जो है बिहार की उसे यूके को ट्रांसपोर्ट किया गया है बाय एयर रूट। अब आप कहेंगे सर इट्स नॉट अ बिग न्यूज है ना, ये सवाल तो नहीं आने वाला एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आने वाला। इसके कारण कुछ और है इस न्यूज को ऐड करने के लिए जो शाही लीची को स्पेशल बनाता है। इट इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ बिहार विच गॉट द जीआई टैग। ठीक है, तो जीआई टैग क्या है उस पर भी बात करेंगे। और 2018 में ये टैग जो है शाही लीची को मिला था। ठीक है, तो ये चौथा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अब जरा जीआई टैग के कंटेक्स्ट में बात करें, ऐसे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ऐसे नेचुरल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो किसी पर्टिकुलर एक टेरिटरी में ओरिजिनेट होते हैं या वहां डेवलप हुए बनते हैं, डेवलप होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उन्हें जीआई टैग दिया जाता है सो दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, एज यू कैन सी कर्नाटका के कुछ है, मैसूर सिल्क, मैसूर सैंडल सोप है ना, या यूपी की पटना पटोला, लखनऊ जारदरी, हिमाचल की बात करें चंबा का रुमाल है, कांगड़ा टी है, कुल्लू की शॉल्स हैं, ये सभी जो है जीआई टैग इनको मिला है। ऑलराइट, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देना इसीलिए जरूरी है कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बनी रहे। तो अब सवाल आपके पूछे कैसे जाएंगे एग्जाम में शाही लीची से संबंधित, तो ये सवाल तो नहीं आने वाला कि भाई बिहार ने यूके को जो है एयर रूट के माध्यम से शाही लीची भेजी। ठीक है, शाही लीची से संबंधित ये सवाल आएगा कि शाही लीची जो है कब इसे जीआई टैग मिला, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बन जाएगा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई बिहार का ये कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ऑलराइट, सो ये दो सवाल आपके शाही लीची से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटेस्ट वर्जन 3.0 MCA 21 लॉन्च्ड। तो ये भी खबरों में रही बहुत ज्यादा न्यूज। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉप जो हमारे मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर जी ने ये अनाउंस किया है कि 24 मई 2021 को पहला जो फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया जाएगा। अब ये मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या होते हैं जरा उस पर बात कर लें। ठीक है, मिशन मोड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो इंडिविजुअली फोकस करते हैं ई गवर्नेंस प्रोग्राम को बूस्ट करने में। ठीक है, उनको किस प्रकार से और ज्यादा एक्सेलरेट किया जा सकता है उस पर काम करता है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली एन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री। अब मेन फंक्शन क्या है, इसको बनाने का कारण क्या है जरा उसे भी समझें। सबसे प्राइमरी रीजन है कि जो अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रेजेंट सर्विसेज और मॉड्यूल्स को फॉलो किया जा रहा है, उनको और कैसे बेटर किया जा सकता है, साथ ही साथ जो अदर फंक्शनैलिटीज हैं उनको कैसे ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एडवांस हेल्प डेस्क है, फीडबैक सर्विसेज है, यूजर डैशबोर्ड्स हैं। ठीक है, इनसे कैसे जो मिनिस्ट्री है या ऑफिशियल्स हैं वो परिचित हो, ई गवर्नेंस में इनका भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग। ठीक है, तो सीधा जो सवाल है ना आपका, यहां से दो सवाल आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला है कि मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है ई गवर्नेंस पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, तो इट इज MCA 21। ठीक है, दूसरा सवाल है किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये दो ही सवाल आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। या तीसरा है कि ऑनलाइन जो पोर्टल है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री से जुड़ा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। रिसेंटली इट वाज आल्सो रिमेन इन न्यूज। दिस सब स्कीम इज डेवलप्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, इट इज अ सब स्कीम ऑफ द अम्ब्रेला स्कीम। एक अम्ब्रेला स्कीम की ये सब स्कीम है, और उस अम्ब्रेला स्कीम में प्राइमरली जो दो स्कीम्स हैं उनके नाम है नेशनल मिशन फॉर
एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, अब ये जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, बहुत से केसेस जो है वुमेन एक्सप्लॉयटेशन के देश भर में होते हैं एंड वी ऑफेंड ऑन हर्ड अबाउट। ठीक है, तो इन सभी केसेस को एक सिंगल रूफ के अंडर लेके आना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। लाइक डोमेस्टिक वायलेंस है या मोलेस्टेशन के केसेस हैं, रेप केसेस होते हैं, ठीक है, तो उनको एक सिंगल रूफ में असिस्ट किया जाए। ठीक है, इसीलिए इस सब स्कीम के अंडर ये एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। नाउ दिस स्कीम इज फंडेड बाय निर्भया फंड। ठीक है, और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और निर्भया फंड इसमें फंडिंग कर रहा है। अब सवाल आपकी परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला तो ये किस मिनिस्ट्री द्वारा इंट्रोड्यूस की जा रही है, ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा, किन मेन प्राइमरली अम्ब्रेला स्कीम्स के अंडर इसकी चर्चा की जा रही है, उस पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, या प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, टू सेफगार्ड और टू असिस्ट द दोज वुमेन्स दो आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और किसी भी प्रकार का उनका उत्पीड़न समाज में हो रहा। अब अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है? देखिए, जनरली होता क्या है ना, किसी एक पर्टिकुलर गोल की पूर्ति के लिए बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है, बट टारगेट इज वन। जैसे इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन हो और ज्यादा से ज्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस, रेप या और किसी प्रकार के वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस हैं, उनको खत्म किया जा सके। तो वुमेन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ऐसे कंडीशन में डिफरेंट स्कीम्स को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंडर लेके आया जाता है, जिसे अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म कहते हैं या अम्ब्रेला स्कीम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे केरलाज न्यू स्मार्ट किचन स्कीम। सो रिसेंटली जो केरला के सीएम है पिनरई विजयन, उन्होंने अनाउंस किया कि वो केरला की वुमेन्स के लिए एक नई स्मार्ट किचन स्कीम लेके आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा मदद करने वाला है डोमेस्टिक लेबर को कम करने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जनरली ये देखा गया है कि हर स्टेट में ग्रामीण महिलाएं भी हैं, ठीक है, और किचन की जो जिम्मेदारी है ना, वो कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन हम बात करें तो वुमेन पर ही ज्यादा होती है, निर्भर होती है। एंड बिकॉज देयर डिपेंडेंसी, जो उनके पास स्मार्ट किचन तो है नहीं, कुकिंग गैसेस भी नहीं है, दे चूल्हे जलाते हैं महिलाएं, ठीक है, और ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जंगल से लकड़ी काट के लाना, ठीक है, फिर उसे आग जलाना, ये बहुत ही लेबोरियस काम है। इसके अलावा जो अदर इक्विपमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट किचन में इस्तेमाल होते हैं, वो भी उनके पास नहीं होते हैं। सो अंडर दिस स्कीम बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करेगी सरकार, ताकि एक स्मार्ट किचन जो है महिलाओं के लिए बन सके, ताकि उनका जो डोमेस्टिक लेबर है वो कम हो सके। अब सवाल आपकी परीक्षा में कैसे आता है? पहला तो स्मार्ट किचन का संबंध, स्मार्ट किचन स्कीम का संबंध किस राज्य से है, ये सवाल आपका पहला परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा। सो केरला इज द स्टेट, ठीक है। दूसरा, इससे फायदा क्या होने वाला है, वो ऑप्शंस हो सकते हैं, तो जिसमें डोमेस्टिक लेबर कम होगा, ठीक है, और ये किस प्रकार का एक इनिशिएटिव है, सो इट्स ए लोन फैसिलिटीज बेसिकली। तो तीन ये सवाल जो हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ACCR पोर्टल की। ये भी बहुत खबरों में रहा। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है आयुष क्लिनिकल केसेस रेपोजिटरी, ठीक है, रेपोजिटरी पोर्टल। अब थोड़ा सा आयुष के बारे में भी समझेंगे। आयुष जो है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ ट्रीटमेंट, भारत सरकार ने 2014 में एक अलग मिनिस्ट्री बनाई, जिसका नाम दिया आयुष, ठीक है। इसके तहत बहुत से इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं और लिए भी जा रहे हैं, उनमें से एक ये भी है। सो अंडर दिस ACCR पोर्टल, जिसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ही, ठीक है, ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो रजिस्टर्ड करेंगे उन सभी केसेस को जिनमें उन्हें सफलता मिली है, जिनमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इस पोर्टल पे वो रजिस्टर्ड और इनरोल करेंगे अपने सभी केसेस को, ताकि पीपल बिकेम मोर अवेयर अबाउट आयुष, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट है, उसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़े, जानकारी मिले और फॉलो करें इसे,
ठीक है। सो ये कुछ प्राइमरी इसके अंडर है। अब सवाल कैसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी मिनिस्ट्री एसीसीआर से संबंधित है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है, या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तीन ही सवाल यहां से इंपॉर्टेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उन और जितने भी आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली आयुष के तहत केसेस को सुलझाया है, ठीक है, डिजीजेस से लोगों को निजात दिलवाई है, वो अपने केसेस को रजिस्टर और एनरोल कराएंगे इस पर्टिकुलर पोर्टल, ठीक है। चलिए ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। आयुष संजीवनी ऐप। नाउ आयुष संजीवनी ऐप वाज आल्सो रिमेन इन न्यूज। ये भी आयुष मिनिस्ट्री का ही इनिशिएटिव है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस और ये पहला ऐसा नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है, ये थर्ड वर्जन है इसका। इससे पहले 2020 में फर्स्ट वर्जन इसका संजीवनी ऐप का आया। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट, ठीक है, इसका प्राइमरी जो गोल है वो ये है टू अंडरस्टैंड द मेजर ऑफ द पीपल, ठीक है, दोज दे आर टेकिंग टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी और लाइफस्टाइल व्हिच दे फॉलो इन दिस कोविड पीरियड, ठीक है, सो दैट बेटर सजेशंस आर प्रोवाइडेड टू देम। इम्यूनिटी बूस्ट के लिए वो किस प्रकार, बहुत से लोग बहुत से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के, विदाउट नोइंग कि कितनी मात्रा में उन्हें लेना चाहिए, किन कंपनी के प्रोडक्ट्स उनको फॉलो करने चाहिए, या व्हाट काइंड ऑफ मेजर वन नीड टू टेक टू सेव वनसेल्फ इन दिस पेंडेमिक पीरियड, ठीक है। तो इसीलिए ये पोर्टल जो है बनाया गया है। सरकार का टारगेट है कि तकरीबन 50 लाख लोगों को इसके तहत फायदा जो है दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अब सवाल आपकी परीक्षा में जो है मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा, मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक सवाल इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मेजर ऑफ अडॉप्टेड बाय पब्लिक, ठीक है, टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी एंड और देयर लाइफस्टाइल। तो ये इसका प्राइमरी एम, ठीक है। तो ये तीन सवाल, दो सवाल हैं यहां से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, हेल्थ से ही न्यूज है नेक्स्ट वीक। डिफेंस मिनिस्ट्री लॉन्च सेहत ओपीडी पोर्टल। सेहत ओपीडी पोर्टल चर्चा में रहा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली लॉन्च किया है इस पोर्टल को, विच एब्रीवेट सर्विस हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, ठीक है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस पोर्टल का क्या है? इट इज टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन एंड हेल्थ कंसल्टेशन टू द आर्म्ड फोर्सेस। प्राइमरली आर्म्ड फोर्सेस को ये बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसके तहत सरकार ने ये निहित किया है कि मान के चलिए जो, और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में ये नहीं कि 2000 इन सर्विस, इवन द एक्स सर्विसमैन और जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी सुविधा को अवेल कर पाएंगे। इसके लिए जो टॉप आपके डॉक्टर्स हैं आर्मी के या अदर इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स हैं, दे विल प्रोवाइड हेल्थ असिस्टेंट टू ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, और जिनको जिनको जरूरत होगी इस स्कीम के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ टेली मेडिसिन को प्रमोट करने का भी स्टेट डिफेंस मिनिस्ट्री का इसके अंदर गोल है, ठीक है। अब टारगेट क्या है कि तकरीबन इसके बाद ये नहीं, अभी तो डिफेंस तक ही कन्फाइंड है, इसके बाद आम जनता तक भी ऐसी स्कीम्स जो है फायदा पहुंचाए और तकरीबन 4 करोड़ लोगों को इसके अंदर फायदा पहुंचाया जाए। साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस के जो परिवार हैं वो भी इस स्कीम से जो है सुविधा ले सकते हैं, ठीक है। सो अब सवाल जो है सीधा एब्रीविएशन से पूछा जा सकता है, सेहत क्या है, ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है, या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सो इट इज टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन एंड हेल्थ कंसल्टेशन टू आर्म्ड फोर्सेस। ये दो सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं इससे संबंधित, ठीक है। अब इस प्रकार के जब इनिशिएटिव लिए जाते हैं, देखिए आर्म्ड फोर्सेस का संबंध किसी पर्टिकुलर स्टेट से तो है ही नहीं, आर्म्ड फोर्सेस में लोग पूरे भारत से जाते हैं, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द एंगेजमेंट ऑफ ऑल स्टेट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है हमें कि जो स्टेट का डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में प्रयास है वो कैसा है। साथ ही साथ जो राज्य बहुत ज्यादा एंगेजमेंट अभी भी एंगेज नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स इन ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जो मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सांग इन हंग। सो सांग इन हंग का नाम भी रिसेंटली आया। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शी बिलोंग्स टू चाइना, एक माउंटेनर है ये बेसिकली, ठीक है। 26 घंटों में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया।
इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो नेपाल की फुंजमो जांगुम लामा के नाम पर था, जिन्होंने 39 घंटे 6 मिनट में ये पूरा कवर किया। ठीक है, तो इन्हें 26 घंटे भी नहीं लगे, एक्चुअली 25 आवर्स 50 मिनट्स का समय इन्हें लगा। सो नाउ शी क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सांग इन हंग, सीधा नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट, तो एक बड़ी मेजर अपॉइंटमेंट इस वीक हुई है हमारी, वो है नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं सीबीआई के, और जिनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। 3 आईपीएस ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से सुबोध कुमार जायसवाल का नाम फाइनली सजेस्ट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। और ये इसलिए किया गया क्योंकि जो उनकी सर्विसेज रही हैं डिफरेंट एरियाज, उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ 1985 बैच। इससे पहले रॉ में भी इन्होंने काम किया है, पीएम सिक्योरिटी में ये काम कर चुके हैं, और इससे ठीक पहले सीआईएसएफ में डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे। इनकी नियुक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर लेड कमेटी ने की है। ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी शामिल थे। सो जो सवाल है सीधा अपॉइंटमेंट का पूछा जाएगा, नए डायरेक्टर कौन बने करंट पर्सपेक्टिव से। अदर जो एस्पेक्ट्स है कमेटी में कौन कौन होता है, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अमृता सेन। अमृत सेन जो है, ही इज अ फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया में विख्यात हैं, और नोबेल प्राइज भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है, ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1998। ठीक है, फॉर हिज वर्क, जो उनका बड़ा फेमस वर्क था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अभी रिसेंटली खबरों में क्यों रहे हैं, इन्हें एक बार फिर अवार्ड दिया गया है, स्पेन का जो हाईएस्ट अवार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, उससे नवाजा गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, 20 देशों के 41 इकोनॉमिस्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से अमृत सेन का नाम जो है फाइनली अवार्ड के लिए लिया गया है। ऑलराइट, इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके मास्टरपीस वर्क के लिए, पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। तो यहां पर 2-3 सवाल जो है आपकी परीक्षा में करंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला, हाईएस्ट अवार्ड स्पेन का कौन सा है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। ठीक है, किसे दिया गया है ये अवार्ड इस साल, अमृत सेन को दिया गया है। किस काम के लिए दिया गया है, सो पॉवर्टी एंड फेमाइन्स के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 जो सवाल हैं आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी सवाल आ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड टर्टल डे 2021। तो टर्टल जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, मरीन लाइफ दोनों ही इकोसिस्टम में रहते हैं ये। ठीक है, तो रिसेंटली हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। इस साल हर साल 23 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, एक्चुअली पीपल आर वेरी लेस अवेयर अबाउट द लाइफ ऑफ टर्टल्स। ठीक है, कैसा उनका जीवन है और क्या ऐसे मेजर्स हैं जिनको हम सभी को ध्यान रखना है टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज ऑफ दीज इंडेंजर्ड स्पीसीज। बहुत सी इनकी जो टर्टल की स्पीसीज हैं वो आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, खत्म होने वाली हैं। और आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत लंबी उम्र होती है टर्टल्स की। तो अगर आप उसको अपने फायदे के लिए 10-15 साल में ही मार रहे हैं तो आप किसी ऐसे जीव की हत्या कर रहे हैं जो 250-300 साल शायद जीने वाला। तो सवाल जो है आपके ना 2 ही इंपॉर्टेंट है यहां से। पहला तो है कि डे किस दिन ये मनाया जाता है, दूसरा इस साल की थीम क्या है। तो थीम है टर्टल फ्रॉग्स। तो ये 2 सवाल आपके इस न्यूज से भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, विच आर सपोज टू आस्क इन योर एग्जाम। चलिए, सो हियर वी कंप्लीटेड टुडे सेशन एंड आई होप दैट नंबर ऑफ न्यू थिंग्स यू लर्न फ्रॉम आवर सेशन। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको जानकारी हुई हो, एंड इट विल हेल्प अ लॉट जब आप रिवाइज करेंगे वीक के पूरे करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस बिट अबाउट आवर कोर्सेस। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जस्ट शुरुआत की है, ठीक है, जिनका अभी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ, सो उनके लिए हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की जो हमारी प्रिपरेशन है हम कराएंगे। इसमें हमारे वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी, एंड इट जस्ट कोस्ट
2,500 रुपीज। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, दे जस्ट नीड टू ब्रश अप और एक राइटिंग प्रैक्टिस वो अपनी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा मेंस टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें हमारे 20 टेस्ट रहेंगे, 9 सेक्शनल, 9 फुल लेंथ और 2 ऐसे टेस्ट। इट आल्सो कॉस्ट 8,500 रुपीज। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स तो अच्छा है बट मेंस बहुत अच्छा नहीं है, दे वांटेड टू प्रिपेयर फॉर मेंस, तो उनके लिए भी हमारा एक अलग से कोर्स है जिसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल इंक्लूड रहेगा एंड इट विल आल्सो कॉस्ट 8,500 रुपीज। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच।